लाइव मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले आप सभी को एक सूचना देना है कि वेदाकर इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है MPPT की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रतियोगिता बैच 3 स्टार्ट हो चुकी है 15 मार्च से। कंप्लीट कोर्स है, जिनको भी कोर्स लेना है वो कंप्लीट वीडियो उनको मिलेगा। साथ में इसमें उनको टेस्ट सीरीज, लाइव मॉक टेस्ट सीरीज और FLT टॉपिक टेस्ट सीरीज, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी मात्र 4,999 रुपये में। और ये कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। साथ ही इसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो लाइव मिलेगी। तो ये जो क्लासेस है ये हमारी प्रतियोगिता बैच 3 के नाम से आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स का आनंद लीजिए। मात्र 4,999 रुपये में ये कोर्स मिलने वाला है। साथ ही एक अपडेट और देना है आपको, लक्ष्य बैच के नाम से हमारी MPPT की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट सीरीज, साथ में लाइव मॉक टेस्ट सीरीज, FLT और 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। साथ ही इन सब प्रश्नों को मिलाकर देखें तो आपको 3000 से लगभग 4000 प्रश्न की तैयारी अच्छी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जो आप एग्जाम में गलतियां करते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप वो जो गलतियां हैं वो यहीं पर ही कर लेंगे, तो एग्जाम में आपकी गलतियां ना होने की संभावना बन जाएगी। ये टेस्ट सीरीज मात्र 351 रुपये की है और ये लक्ष्य बैच के नाम से हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो अधिक से अधिक बच्चे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, जिसके द्वारा आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो नोबलीकृत गन्ना या नोबल केन या नवीन गन्ना का विकास किसने किया था? आप सभी को पता है इसका विकास हुआ था कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ठीक है, और किसने किया था? बिल्कुल डॉक्टर वेंकटरमन और बार्बर ने मिलकर जो है सबसे पहले नोबलीकृत गन्ना बनाया था। जो देसी किस्में थी उनका संकरण जंगली किस्मों से कराकर नोबलीकृत गन्ना बनाया, जिसका उत्पादन भी ज्यादा था और कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। SPT सीड प्लॉट टेक्निक का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द SPT इन पोटैटो? पोटैटो या आलू में सीड प्लॉट टेक्निक का विकास किसने किया था? बताइए। अब तो याद हो गया ना, अब तो कंफ्यूज नहीं हो। SPT सीड प्लॉट टेक्निक का विकास किया था पुष्कर नाथ ने 1967 में। ठीक है, ध्यान रखना, और क्योंकि इसमें S आ रहा है यहां पर भी स आ रहा है S। ठीक है, तो पुष्कर SPT हो गया क्लियर, ध्यान रखना, पुष्कर नाथ। और रामानुजन ने किसको विकसित किया था? TPS ट्रू पोटैटो सीड। ठीक है, ट्रू पोटैटो सीड इन पोटैटो। ठीक है, आलू में सत्य बीज हो गया। हाँ चलो ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं। कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी है भैया, बताइए कौन सी किस्म है प्रथम संकर किस्म? और साथ ही साथ ये भी अगर आप बता पाओ तो बताना किसने विकसित की थी, कौन से सन में, कौन से राज्य में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पता होना चाहिए। H4 हाइब्रिड 4 पता है ना कब विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी सूरत में, और सूरत गुजरात में। और किसने विकसित किया था इसको? विकसित किया था CT पटेल ने। ये भी ध्यान रखना भैया, CT पटेल ने विकसित किया था कब? 1970 में। और गुजरात में इस संकर कपास H4 के लिए ही LIC ने सबसे पहले फसलों के लिए क्या शुरू किया था? क्रॉप इंश्योरेंस। बट ये इंश्योरेंस कैसा था? जनरल था। ठीक है, खेती में सबसे पहले इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई थी? 1972 to 73। ये LIC ने सबसे पहले कपास की संकर किस्म H4 के लिए गुजरात में सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस दिया था। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना, और यहीं से क्रॉप इंश्योरेंस की शुरुआत हुई भारत में। ठीक है, नेक्स्ट श्यामली का रेशा सबसे लंबा होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पादप प्रजनन की सबसे प्राचीन विधि या ओल्डेस्ट मेथड कौन सी है? पादप प्रजनन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, बताइए। पादप प्रजनन की सबसे प्राचीन विधि बिल्कुल सभी को पता है भैया। पादप प्रजनन की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? सिलेक्शन, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको चयन
या वर्ण भी कहते हैं। आया ना समझ में। और एक बात और ध्यान रखना भैया, चयन नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी होता है। तो सबसे प्राचीन विधि है, लगातार चल रही है और ये कभी नहीं रुकने वाली विधि है। ठीक है, तो सिलेक्शन सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पादप किस्मों के विकास के लिए पादप प्रजनन की कौन सी विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है? वैसे तो सभी का उपयोग करते हैं, बट किस्मों के विकास के लिए सबसे ज्यादा प्लांट ब्रीडिंग की कौन सी मेथड का उपयोग होता है? सबसे ज्यादा कौन सी मेथड का उपयोग होता है? सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइडी। मतलब चयन, संकरण, उत्परिवर्तन और बहुगुणिता। किसका उपयोग होता है? सबसे ज्यादा उपयोग होता है हाइब्रिडाइजेशन का। और सेकंड नंबर पे अगर बोलें तो वो होता है म्यूटेशन का। ठीक है, संकरण और म्यूटेशन इनका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, नई किस्म विकसित करने हेतु पादप प्रजनन की सबसे तीव्र विधि कौन सी है? कौन सी क्विकेस्ट मेथड है भैया? फास्टेस्ट, जिससे कि सबसे जल्दी आप किसी फसल की कोई किस्म को तैयार कर सकते हो। बताइए सर, मॉक टेस्ट का टाइम यही सही है? बिल्कुल ठीक है भैया। नई किस्म विकसित करने हेतु पादप प्रजनन की सबसे तीव्र विधि कौन सी है? बिल्कुल सभी को पता है भैया, म्यूटेशन। म्यूटेशन डीएनए या क्रोमोसोम में अचानक बदलाव करना। ठीक है, इसी को कहा जाता है म्यूटेशन, खास करके डीएनए में। ठीक है, नेक्स्ट अगला, किसी पौधे को अपने मूल आवास से अन्य नए आवास में ले जाकर लगाना कहलाता है। किसी पौधे को अगर उसके मूल आवास पर जहां पर वो उग रहा है वहां से उसको ले जाकर किसी नए क्लाइमेट में या नए आवास में उसको लगाना, इस मेथड को किस नाम से जाना जाता है? सिलेक्शन, डोमेस्टिकेशन, इंट्रोडक्शन या नन ऑफ दीज? बताइए कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इंट्रोडक्शन होता है। और डोमेस्टिकेशन भी इंट्रोडक्शन का ही एक हिस्सा है। डोमेस्टिकेशन में क्या होता है? तो डोमेस्टिकेशन में किसी जंगली जाति को किसी जंगली जाति की खेती करना। कोई भी अगर वनस्पति जो जंगलों में उगती है, अगर हम उसकी खेती करना शुरू कर दें, तब हम इसको क्या बोलेंगे? हमने उसको पालतू बनाया, मतलब डोमेस्टिकेशन, घरेलूकरण। ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हाँ, पेम्पर्ड कॉर्न या पालित मक्का में आपको बताना है, पालित मक्का में प्राकृतिक रक्षा प्रणाली का अभाव है, प्राकृतिक रक्षा प्रणाली अधिक है, प्राकृतिक रक्षा प्रणाली सामान्य है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, पेम्पर्ड कॉर्न या पालित मक्का किसे कहा जाता है? जिसको हम वर्तमान में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पूर्वज जो हैं वो पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं, अब ये हमारे भरोसे है। ठीक है, मतलब हम इसको पाल रहे हैं। बाकी अधिकतर फसलों को हम देखते हैं, उनके पूर्वज आपको खरपतवार के रूप में या जंगली जाति के रूप में आपको मिलते हैं, बट मक्का के जो पूर्वज हैं वो लुप्त हो चुके हैं। तो वर्तमान में हम जो मक्का लगाते हैं उसको पेम्पर्ड कॉर्न कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना है, चूंकि इसका पूर्वज या जंगली जाति लुप्त हो चुकी है, इसलिए इसमें जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है उसकी कमी देखी जाती है, अभाव होता है। ठीक है, जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होना चाहिए हर क्रॉप के अंदर होता है, वो नेचुरल डिफेंस सिस्टम इसका कमजोर है। किसका? पेम्पर्ड कॉर्न का। ठीक है, तो ये कभी कभी सेंटेंस में पूछ लेता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी? जॉनसन ने, मेंडल ने, मूलर ने या चार्ल्स डार्विन ने? किसने दी थी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी? आप में से हर किसी को पता होगा किसने दी। बिल्कुल, उधर हम लोगों ने जेनेटिक्स में भी पढ़ा था कि पेंजिनवाद चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और जर्मिनल थ्योरी जेनेटिक्स की जो दी थी वो विजमेन ने दी थी।
ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी होती है, ये किसने सबसे पहले दी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने ही इस थ्योरी को सबसे पहले दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि जोहानसन का बात करें तो जोहानसन ने प्योर लाइन सिलेक्शन दिया, जोहानसन ने इसके अलावा जीन शब्द दिया, जीनोटाइप दिया, फिनोटाइप दिया। ठीक है, इसके अलावा प्योर लाइन शब्द दिया, ये सब जोहानसन ने दिया है। मेंडल को तो आप जेनेटिक्स का जनक कहते हैं। ठीक है, और मूलर ने साइटोजेनेटिक्स शब्द दिया। नेक्स्ट, मास सिलेक्शन में संतति में बढ़ती है। देखो, मास सिलेक्शन जो होता है वो किस में होता है? पहले ये पता होना चाहिए कि मास सिलेक्शन जो किया जाता है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में होता है या सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स में किया जाता है। तो जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनमें नई किस्म तैयार अगर सिलेक्शन से करना है तो मोस्टली मास सिलेक्शन का उपयोग किया जाता है। मास सिलेक्शन में संतति में हेटेरोजाइगोसिटी या विषम युग्मजता बढ़ती है। बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा आएगा? बी वाला। ठीक, नेक्स्ट, प्योर लाइन में अगर हम बोले प्योर लाइन सिलेक्शन में होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, अगला, मास सिलेक्शन आधारित होता है। मास सिलेक्शन किस पर आधारित होता है? चूंकि हम ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में मुख्य रूप से इस विधि का उपयोग करते हैं, तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, सीधा इस बेस पे भी आप आंसर को निकाल सकते हो। ठीक है, तो मास सिलेक्शन आधारित होता है मात्र पौधे पर या पितृ पौधे पर या दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। आप सभी को एक सूचना देना है कि वेदाकर इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है एमपीपीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रतियोगिता बैच 3 स्टार्ट हो चुकी है 15 मार्च से। कंप्लीट कोर्स है, जिनको भी कोर्स लेना है वो कंप्लीट वीडियो उनको मिलेगा। साथ में इसमें उनको टेस्ट सीरीज, लाइव मॉक टेस्ट सीरीज और एफएलटी टॉपिक टेस्ट सीरीज, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेगी मात्र 4,999 रुपये में। और ये कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा। साथ ही इसमें आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है वो लाइव मिलेगी। तो ये जो क्लासेस है ये हमारी प्रतियोगिता बैच 3 के नाम से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स का आनंद लीजिए। मात्र 4,999 रुपये में ये कोर्स मिलने वाला है। साथ ही एक अपडेट और देना है आपको, लक्ष्य बैच के नाम से हमारी एमपीपीटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको टॉपिक टेस्ट सीरीज, साथ में लाइव मॉक टेस्ट सीरीज, एफएलटी और 1000 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। साथ ही इन सब प्रश्नों को मिलाकर देखें तो आपको 3000 से लगभग 4000 प्रश्न की तैयारी अच्छी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जो आप एग्जाम में गलतियां करते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप वो जो गलतियां हैं वो यहीं पर ही कर लेंगे, तो एग्जाम में आपकी गलतियां ना होने की संभावना बन जाएगी। ये टेस्ट सीरीज मात्र 351 रुपये की है और ये लक्ष्य बैच के नाम से हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो अधिक से अधिक बच्चे हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज को परचेस करिए, जिसके द्वारा आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। बिल्कुल, किस पर? मैटरनल प्लांट या मात्र पौधे पर मास सिलेक्शन आधारित होता है। क्यों? क्योंकि जो फीमेल प्लांट है, फीमेल कैरेक्टर है, वो तो आपके कांस्टेंट रहेंगे, बट जो मेल कैरेक्टर है वो चेंज होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में इसका उपयोग कर रहे हो। तो जो पोलन ग्रेन्स आएंगे वो किसी भी प्लांट के आ सकते हैं, किसी दूसरी वैरायटी के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत या प्योर लाइन थ्योरी किसने दिया? किसने दिया भैया प्योर लाइन थ्योरी? प्योर लाइन थ्योरी 1903 में दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? और प्योर लाइन थ्योरी जो दी थी ये सेम की एक किस्म है प्रिंसेस। कौन सी? प्रिंसेस। सेम की एक वैरायटी है प्रिंसेस। उस प्रिंसेस किस्म का उपयोग करके जोहानसन ने, बिल्कुल जोहानसन ने प्योर लाइन सिलेक्शन थ्योरी दी और ये पूरी की पूरी थ्योरी हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, क्लास में। नेक्स्ट, समान वंश की दो भिन्न जातियों के बीच संकरण कहलाता है। यहां पर क्या बोला है? समान वंश। समान वंश, जो वंश जो भी चीज समान रहेगी उसके लिए हमेशा इंट्रा वर्ड यूज करते हैं। कौन सा? इंट्रा। ये हमेशा ध्यान रखना भैया, अगर समान वंश बोला है मतलब इंट्रा जेनेरिक। ठीक है, इंट्रा जेनेरिक आएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला है? दूसरा बोला है एक ही वंश के अंदर कर रहे हो ना, दूसरा दो भिन्न जातियों, दो अलग अलग स्पीसीज के अंदर
तो इसको हम भिन्न के लिए इंटर वर्ड का यूज करते हैं, इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे? ठीक है, मैंने जानबूझकर यहां पर 2 आंसर डाले हैं। कितने आंसर? 2 आंसर, ताकि आपको इसको मैं समझा पाऊं। अब आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए? जो भी चीज समान हो, अगर वंश समान है तो इंट्रा जेनेरिक, ठीक है, जाति समान है इंट्रा स्पेसिफिक, वैरायटी समान है इंट्रा वेराइटल। जो समान है उसमें हमेशा इंट्रा वर्ड लगाना है, ठीक है, और जो भिन्न है उसके लिए क्या लगाना है आपको? उसके लिए लगाना है इंटर। ठीक है, ध्यान रखना। बताइए कौन सा आएगा? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? बताइए एक बार यहां पर देखिए, क्या आना चाहिए? समान वंश बोला है ना, जीनस तो समान है, तो जो समान है उसके लिए क्या उसके आगे क्या लगाएंगे? इंट्रा। ठीक है, इंट्रा जीनस मतलब जेनेरिक, तो इंट्रा जेनेरिक आपको दिख रहा है कहीं पर? यहां पर इंट्रा जेनेरिक ये है ना, इंट्रा जेनेरिक दिख रहा है। फिर दूसरा यहां पर भिन्न क्या है? जातियां भिन्न है, स्पीसीज डिफरेंट है, सेम जीनस, जैसे ट्रिटिकम और ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम। तो यहां ट्रिटिकम तो सेम है, मतलब जीनस सेम है, तो हम इंट्रा जेनेरिक, और स्पीसीज डिफरेंट है, ड्यूरम और एस्टिवम। ठीक है, तो वहां क्या आ जाएगा? जो अलग है उसके लिए इंटर आ जाएगा। अब आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए? अब बताइए क्या आंसर होना चाहिए? मैंने दोनों चीजें क्लियर कर दी। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आप ही लोगों को बताना पड़ेगा, थोड़ा लोड डाले इस पे। यहां 1 से अधिक आंसर हैं 1 से अधिक दिख रहे हैं, और मैंने जानबूझकर यहां पर 2 आंसर डाले हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। बताइए कौन कौन से आंसर दिख रहे हैं आपको यहां पर? समान वंश मतलब हम इसको इंट्रा जेनेरिक तो कहेंगे। ठीक है, ये इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन है, साथ ही साथ ये भिन्न जाति होने के कारण हम इसको इंटर स्पेसिफिक भी कहेंगे ना। तो हमारे 2 आंसर यहां पर हैं, ये पहला आंसर भी है और सी वाला भी है। तो आंसर कौन से आएंगे? ए और सी दोनों। हुआ कंफ्यूजन क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है भैया? जो इंटर स्पेसिफिक होता है उसको इंट्रा जेनेरिक भी कहा जाता है, कहोगे कि नहीं? सीधी सी बात है, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम, ये जो हाइब्रिडाइजेशन अगर इनके बीच में कराएं तो जीनस सेम है, तो क्या कहेंगे हम इसको? इंट्रा जेनेरिक। और इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 2 स्पीसीज अलग अलग है, उनके बीच में करा रहे हैं, तो हम इसको इंटर स्पेसिफिक भी कहेंगे। हो गया ना कंफ्यूजन क्लियर? पहले ये बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन हो गया क्लियर? एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी समान की बात हो, जो चीज समान हो, अगर ये जाति समान होती तो हम क्या लिखते? इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, ध्यान रखना। वैरायटी समान आएगी तो इंट्रा वेराइटल, वैरायटी अलग अलग है तो इंटर वेराइटल आएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो बस। आप तो क्वेश्चन में पढ़ के जो चीज समान हो उसके ऊपर लिख देना इंट्रा, जो भिन्न है उसके ऊपर इंटर लिख देना। जो भी समान है, जीनस समान है तो जेनेरिक, ठीक है, स्पेसिस समान है तो स्पेसिस लिख देना, जो भी आपको वहां पर क्वेश्चन में मिले। हो गया क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, इनके बीच में अगर क्रॉस कराएं तो ये 2 अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस है, बट इनका वंश एक ही है। ठीक है, मानव निर्मित प्रथम फसल है। मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सी है भैया? मनुष्य द्वारा बनाई गई पहली फसल कौन सी बनाई थी मनुष्य ने? सबसे पहली क्रॉप रेफिनो ब्रेसिका, रेबेज, पोमाटो या ट्रिटिकेल? बिल्कुल, सभी का करेक्ट है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल बनाई थी किससे?
ये बनाई थी गेहूं इनटू राई के क्रॉस से। ठीक है, मतलब अगर हम बोले तो ट्रिटिकम एस्टिवम इनटू सिकेल सीरियल। ठीक है, और नाम भी यहीं से बना है इसका, ट्रीटी। यहां से ट्रीटी ले लिया और यहां से क्या ले लिया, केल, तो नाम क्या बन गया, ट्रिटिकेल। और ट्रिटिकेल जो होती है वो स्टेराइल है। कैसी है, स्टेराइल, बंध्य होती है। ठीक है, ध्यान रखना, गेहूं और राई के क्रॉस से इसको तैयार किया गया है। ठीक, और किसने तैयार किया था, तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था भैया, रिम्पाउ। कब, 1890 में। कुछ बुक्स के अंदर 1888 भी दिया है, तो ध्यान रखना। ठीक है, राई कौन है भैया, ये अनाज वाली फसल है, वो मसाले में डालने वाली राई नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, मसाले में डालने वाली वो मस्टर्ड फैमिली की नहीं। ठीक है, ये राई अनाज वाली फसल होती है। ठीक है, वो राई अलग है, वो राई है, ये राई है। ठीक है, क्या है ये, RYE, राई। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ट्रिटिकेल निम्न का संकरण है। किसका संकरण है भैया, ट्रिटिकेल अभी मैंने बताया किसका संकरण है, गेहूं इंटू धान, गेहूं इंटू जौ, गेहूं इंटू राई, राई इंटू गेहूं। बताइए, बिल्कुल गेहूं गुणा राई। आप में से कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, ये भी होगा नहीं, आगे हम मेल लेते हैं, पीछे फीमेल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी, गेहूं गुणा राय का क्रॉस होता है ट्रिटिकेल, जो कि प्रथम मानव निर्मित फसल है, रिम्पू ने बनाई 1890 में। नेक्स्ट, रेफिनो ब्रेसिका निम्न का संकरण है। रेफिनो ब्रेसिका किसका संकरण है, किसका हाइब्रिडाइजेशन है, रेफिनो ब्रेसिका इंट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन है, या इसको हम बोल सकते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना, किसका क्रॉस है, रेफिनो ब्रेसिका, बिल्कुल मूली गुणा पत्ता गोभी का क्रॉस है। और इसको बनाया था सबसे पहले किसने, 1928 में ये विकसित किया था, किसने, कार्पेचेंको ने। कार्पेचेंको नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था। ठीक है, ध्यान रखना, मूली गुणा पत्ता गोभी, तो ए वाला आंसर आपका करेक्ट है। जबकि गोभी गुणा मूली आ जाए तो ये है रेबेज। क्या है, रेबेज, ये भी मानव निर्मित फसल है। ठीक, तो ठीक है, आज की क्लास को यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय हिंद।